तो हेलो जुगनूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री। ओके, सो गाइस, अगर हम लोग यहां पर बात करें हमारे प्रीवियस लेक्चर की जो कुछ टाइम पहले आया था, एज आई सेड आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सेटअप में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। एक्चुअली माइक का बहुत बड़ा इशू आ गया था एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 12th और 11th के लगभग 3 दिनों में 7 लेक्चर शूट कर लिए थे, लेकिन 7 लेक्चर्स में एक मेजर फॉल्ट आ गया कि 4 से 5 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा था, ऑडियो में आवाज आना बंद हो गया और फिर वो पूरा डेटा मेरे लिए यूजलेस हो गया। देन हम लोगों ने नए माइक का अरेंजमेंट किया एंड देन वापस से रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस बीच मुझे बाहर जाना था एक ट्रिप पर, तो कुछ दिन मेरे वेस्ट हो गए इस तरीके से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम लोग बिल्कुल रेगुलरली प्रॉपरली वीडियोस लाएंगे और अब हम लोग हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस कर लिया था। एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आयोनिक रेडियस आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आयोनिक रेडियस। वैसे तो अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं, नॉर्मल लेवल की बात करूं, तो आयोनिक रेडियस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन जेई और नीट पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहूंगा जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए आयोनिक रेडियस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आयोनिक रेडियस बेसिकली जो होता है वो तो होता है, लेकिन हम पहले समझे कि आयंस क्या होते हैं। तो बेसिकली एक जो एटम होता है आपका, एक एटम कैन बी कन्वर्टेड, एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस, एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस बाय पॉइंट नंबर ए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम, एंड दूसरा is the gain of electron by the atom। तो बेसिकली ये दो तरीके होते हैं आप लोगों के पास में एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप लोग सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक एक्स टाइप का एटम है और अगर आप उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें तो अब वो बन जाएगा एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर कैटायन। कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन। एंड सिमिलरली अगर आपके पास में एक एक्स नाम का एटम है और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एक्स के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा एंड इसे बोला जाएगा एनायन, यानी कि आपके आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करूं तो आयोनिक रेडियस को अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो आयोनिक रेडियस इज नथिंग बट, आयोनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी आपका जो कैटायन और एनायन जो एक दूसरे से अटैच्ड है, उन दोनों के बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। चलिए एक डायग्राम के साथ हम लोग इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं और गाइस आप लोग लिखते जरूर चलिएगा, ठीक है ना। चलिए एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर आपने इस पर्टिकुलर चीज को बड़ा बनाया और आप मुझसे बोलोगे कि सर आपने इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा छोटा बनाया, पर आपने ऐसा क्यों किया? अभी आप मेरे से सवाल पूछोगे और मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा, बट पहले हम इन दोनों को यहां पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, दोनों हमने अटैच कर दिए, थोड़ा सा इसको और इसकी बाउंड्री चिपकाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हैं दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच का जो गैप है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो गैप है, दैट इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यही कहलाएगा आपका ionic radius. This is nothing but your ionic radius.
यही है आपका आयोनिक रेडियस। यहां से यहां का डिस्टेंस इज योर आयोनिक रेडियस। लेकिन गाइस आप एक बात समझो कि आप आयोनिक रेडियस निकालोगे कैसे? तो ये देखा गया दैट आयोनिक रेडियस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अब आप यहां पर देखो, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन अलग अलग है। रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का साइज अलग अलग होगा। अब यहां पर खुद इस बात को ऑब्जर्व करें, इधर से इधर देखें, इधर से इधर देखें और आप इस बात को खुद से ऑब्जर्व करें। दैट इज रेडियस ऑफ केटायन थोड़ा सा छोटा है, रेडियस ऑफ एनायन थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से आप लोग आयोनिक रेडियस निकाल सकते हो। तो आयोनिक रेडियस क्या है? आयोनिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन, यानी एनायन और केटायन के रेडियस के सम को आप लोग आयोनिक रेडियस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में NaCl है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में NaCl है और मैं जानता हूं NaCl का जो आयोनिक रेडियस है अगर वो 256 पिकोमीटर्स है, और अगर मुझे कोई ये बता दे कि तेरे पास में जो Na पॉजिटिव आयन है, तेरे पास में जो Na पॉजिटिव आयन है, इसको 276 होना चाहिए, इसका रेडियस 94 पिकोमीटर्स है, 95 पिकोमीटर्स ले लो एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि Cl नेगेटिव का क्या वैल्यू होगा, तो आप यहां से ये फॉर्मूले में लगा दीजिए आयोनिक रेडियस की वैल्यू। आप यहां से आयोनिक रेडियस की वैल्यू ले लीजिए 276 पिकोमीटर्स। आप यहां पर केटायन की रेडियस ले लीजिए, केटायन का रेडियस 95 पिकोमीटर्स और रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन आपको निकालना है। सो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 276 माइनस 95, तो ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 8, यानी 181 पिकोमीटर शुड बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनिक रेडियस को पता लगा सकते हो। अब यहां पर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर केटायन का रेडियस एनायन से छोटा क्यों? तो यहां पर हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे दैट रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर एटॉमिक रेडियस, यानी आपके एटम के रेडियस के मुकाबले केटायन का रेडियस हमेशा छोटा होता है। यानी अगर मैं केटायन के साइज की बात करूं, अगर मैं केटायनिक साइज की बात करूं तो केटायन का साइज हमेशा आपके एटॉमिक साइज से छोटा होता है और एटॉमिक साइज हमेशा आप लोगों के एन आयोनिक साइज से छोटा होता है। यानी कि आपका एनायन का रेडियस इसके पर्टिकुलर एटम से बड़ा होता है और केटायन का छोटा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी पहले कोट करवा दूं, उसके बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलूंगा। अगर मैं सोडियम के एटॉमिक रेडियस की बात करूं, अगर मैं सोडियम के एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो आप सब लोग इसकी वैल्यू जानते हो 186 पिकोमीटर्स होती है, हम लोग इसे पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं सोडियम के केटायनिक रेडियस की बात करूं तो अभी मैंने आपको पढ़ाया 95 पिकोमीटर। तो आप देखो केटायन का साइज उसके एटम से छोटा हो गया। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसका कुछ 96 पिकोमीटर्स होता है, 96 नहीं 64 पिकोमीटर्स होता है, 64 पिकोमीटर्स। लेकिन जब मैं Cl नेगेटिव की बात करूंगा तो इसका साइज कुछ 136 पिकोमीटर्स हो जाएगा। तो एनायन का साइज बड़ा हो गया, एनायन का साइज बड़ा हो गया अपने एटम से, लेकिन केटायन का साइज छोटा हो गया अपने एटम से। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत इजी चीज है, बेसिक चीज है, बस एक बार दो बार चीज समझ में आ गई फिर सब कुछ क्लियर होने लगेगा। और मैं पिछले भी एटॉमिक रेडियस में बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो देखो होगा क्या, तुम्हारे पास में सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p6 और 3s में 1। अब आपने जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर लिया, ये बन गया Na पॉजिटिव, तो यहां के इसके 1s में 2, 2s में 2 और 2p6 में 2, इसका 3s गायब हो गया। यानी इसके पास में टोटल यहां पर आप लोगों को 3 शेल्स दिखाई दे रहे थे, फर्स्ट शेल,
यानी आपका K शेल, L शेल और आपका M शेल, लेकिन यहां पर आपको इसका K शेल दिखाई दे रहा है और केवल L शेल दिखाई दे रहा है। यानी सोडियम के इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर एक तो इसके शेल कम हो गए, दूसरा यहां पर क्या हुआ, पहला रीजन तो हो गया दैट देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। अच्छा, नंबर ऑफ शेल हर जगह डिक्रीज नहीं होंगे, हर टाइम डिक्रीज नहीं होंगे। जैसे मान लो कि आपके पास में एल्यूमिनियम है, तो गाइस एल्यूमिनियम पहले टाइम में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम करेगा तो उस पर Al पॉजिटिव बनेगा। खैर Al पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, Al+3 डिक्रीज करता है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एक एक करके होगा, तो तुरंत नंबर ऑफ शेल डिक्रीज नहीं होंगे, लेकिन होंगे। दूसरा यहां पर क्या हो गया, देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स द सेम, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स द सेम एंड देयरफॉर Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, और इस वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड इसी वजह से तुम्हारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। भाई मुझे एक बात बताओ ना, यहां पर सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन तो 11 यहां भी होंगे, लेकिन यहां 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर 11 प्रोटॉन को केवल 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना पड़ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को यहां पर मौजूद 11 प्रोटॉन ज्यादा टाइटली होल्ड करेंगे एज कंपेयर टू 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन। पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन होल्ड कर सकता था, लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन 11 है, तो 11 प्रोटॉन को केवल 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, तो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे। इस वजह से तुम्हारा जो कैटायन है उसका रेडियस अपने पर्टिकुलर एटम से कम हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपके एनायंस की बात करूं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p5। लेकिन जैसे आपका फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एज सुन एज योर फ्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी भी 9 है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब यहां पर देखिए हुआ क्या, यहां पर देखिए हुआ क्या, यहां पर s द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द वैलेंस शेल, इंक्रीजेस इन द वैलेंस शेल। जैसे आपके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, पहले p ऑर्बिटल के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो p ऑर्बिटल ने, या मैं कहूं पहले आपके वैलेंस शेल में केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो वैलेंस शेल ने 7 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए अपने साइज को वैसा रखा था कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी रह ले। लेकिन अब क्या हुआ, फ्लोरीन ने जिद करके एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया और अब यहां पर 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब वैलेंस शेल में जगह कम है और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ेगा, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन in the valence shell increases, and therefore ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा देगा और इसी वजह से तुम्हारा एटॉमिक आयोनिक रेडियस बढ़ जाएगा। बिल्कुल जनरल, बेसिक और एकदम छोटी सी बात, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आयंस की बात करते हैं तो हमें आयंस की बात करते करते आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। SPEC स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम ऑलरेडी वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या ये चीज क्लियर हुई? नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर यहां पर मैं आप लोगों के साथ में बात करूं तो देखिए मेरे पास में कौन कौन सी होती है। नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज,
नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज एंड एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज। अब आप देखो इन सभी के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर 7 मतलब इसके पास में 7 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 8 मतलब इसके पास में 8 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 9 मतलब इसके पास में 9 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 10 मतलब इसके पास में 10 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसके पास में 11 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर 12 मतलब इसके पास में 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक नंबर 13 मतलब इसके पास में 13 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अब आप यहां पर एक बात देखो कि भाई सोडियम का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। 7 + 3 इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 और ले लिए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, एक और ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार इसी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक छोड़ दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 छोड़ दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 छोड़ दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर देख सकते हैं तीनों ही क्या है, यहां पर आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। लेकिन यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के हम अगर आयोनिक रेडियस रेशो को देखें, यानी अगर हम इनके Z/E रेशो को देखें, कौन सा रेडियस रेशो, Z/E रेशो को देखें, वेयर Z इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस रेशो। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, रेडियस रेशो। तो यहां पर अब आप देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7, क्योंकि 7 को 10 डिवाइड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप Z से लिख सकते हो और इलेक्ट्रॉन को आप लोग E से लिख सकते हो। तो यहां पर अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू हो गई 0.7, इसकी वैल्यू हो गई 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3। यानी आप क्या देख रहे हो, इनका रेडियस रेशो या मैं कहूं इनका Z/E रेशो बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट जब मैं इनके आयोनिक रेडियस को ऑब्जर्व करता हूं, खैर ये वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं भी एक बुक से रेफर करूंगा जस्ट टू गिव यू अ डिटेल वैल्यू। आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं वैल्यू रेफर करूंगा। और ये वैल्यू कुछ इस प्रकार जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 171 पिकोमीटर, 140 पिकोमीटर। आपने क्या ऑब्जर्व करा, आयोनिक रेडियस कम हो गया, इवन दो इन दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, लेकिन नाइट्रोजन -3 के मुकाबले ऑक्सीजन -2 का आयोनिक रेडियस घट गया। इनफैक्ट इसका हो गया और कम 136 पिकोमीटर्स, 136 पिकोमीटर्स हो गया। इसका 112 पिकोमीटर्स हो गया, तो इसका 95 पिकोमीटर्स हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू तो लगातार घटती जा रही है, सर क्या बात कर रहे हो। इसका मैं लिखना चाहूंगा 65 पिकोमीटर्स और इसका लिखना चाहूंगा 50 पिकोमीटर्स। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन इज जैसे जैसे आपके Z/E के रेशो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका आयोनिक रेडियस घटता जा रहा है। तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर चाहें तो एक पॉइंट लिखेंगे दैट Z/E की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका आयोनिक रेडियस घटता है, स्मॉलर द आयोनिक रेडियस। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बस ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने माना कि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मैंने माना कि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन मुझे यह भी तो देखना पड़ेगा कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ही तो आपका आयोनिक रेडियस घटता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर भी इवन दो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोनिक रेडियस एक इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, यानी कि आपके प्रोटॉन के नंबर की वजह से। अब अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं बात करूं आयोनिक रेडियस के ट्रेंड की, तो सिंपल सा ट्रेंड होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा, जिस प्रकार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, आयोनिक रेडियस विल डिक्रीज। और आयोनिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा था? बिकॉज प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं इन न्यूक्लियस लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, एंड इस वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा जरूर, बट उतना प्रोमिनेंटली नहीं बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज बट नॉट सिग्निफिकेंटली, और तीसरा, दैट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल विल रिमेन्स द सेम, तो जो दो चीजें एटॉमिक या आयोनिक रेडियस को बढ़ा सकती थी, उनमें से एक बढ़ रही है बट उतनी नहीं, और दूसरी कांस्टेंट है, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस को कम करती है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। तो ये जनरली आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप, अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, और यहां पर हम लोगों ने बात करी थी आपके पीरियड की, तो जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका आयोनिक रेडियस डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा जरूर बट नॉट सिग्निफिकेंटली। अब ये यहां पर इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एंड देयरफॉर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। तो अब ये दो लोग मिलकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को दबा देंगे, जो साइज छोटा कर सकता था, और ये दोनों मिलकर साइज बड़ा कर देंगे, इसलिए आपका आयोनिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपके आयोनिक रेडियस का पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे कि आप लोग ये पता कर पाएंगे नीट और जेई लेवल पे कि कौन सा साइज बड़ा होगा, कौन सा साइज छोटा होगा। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आपके पास में Mg है, आपके पास में Mg डाई पॉजिटिव है, आपके पास में एल्यूमिनियम है, और आपके पास में एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव है। आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस के हिसाब से अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस के हिसाब से अरेंज करना है। तो मेरी आप बात माने तो सबके Z/E रेशो निकाल लें। मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का Z/E होगा 12/12 यानी 1। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव की बात करूं तो इसके पास में प्रोटॉन तो 12 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 यानी 1.2। अब इससे यह बात क्लियर हो गई कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव का Z/E रेशो बढ़ा। अब Z/E रेशो बढ़ता है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है आयोनिक रेडियस घटता है, आयोनिक रेडियस घट जाता है। क्या मैंने आपको यह बात सिखाई है कि नहीं सिखाई है? यस और नो, यानी आयोनिक रेडियस बढ़ा नहीं घटा तो Z/E का वैल्यू बढ़ा। फिर हम लोग यहां पर एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 13 यानी 1। और आपके एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव के पास में प्रोटॉन तो 13 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो ये वैल्यू हो गई 1/3। तो यहां पर भी आप देखो Z/E रेशो बढ़ रहा है तो आयोनिक रेडियस कम हो रहा होगा। तब आपसे पूछा गया है कि इसमें से आपको ये बताना है, ये नहीं बताना है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बनाना है, आपको बताना है कि मिनिमम रेडियस किसका होगा और मैक्सिमम रेडियस किसका होगा। अब आप बताइए मैक्सिमम रेडियस किसका होगा। जैसे मैंने आपको इधर आयोनिक रेडियस में सिखाया है, ये देखिए कि जैसे जैसे Z/E की वैल्यू बढ़ती जा रही है आयोनिक रेडियस छोटा होता जा रहा है, यानी कि Z/E और आयोनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहां पर अब आप देखो कि Z/E की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है, इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है Al+3 की। तो Z/E की वैल्यू बढ़ी तो इसका आयोनिक रेडियस सबसे छोटा होगा, तो एल्यूमिनियम +3 का रेडियस सबसे छोटा होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट आयन हो गया। अब आपसे वो मैक्सिमम पूछ रहा है। अब मैक्सिमम किसका हो सकता है? अगेन आप इसका इन्वर्स कर लो, यानी Z/E की वैल्यू
Z बाय ई की वैल्यू कम जिसकी होगी, आयोनिक रेडियस या रेडियस उसका उतना ज्यादा होगा। अब आप बताओ यहां पर ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा एल्यूमिनियम और बचा मैग्नीशियम, क्योंकि इन दोनों के Z बाई ई की वैल्यू 1 है, मतलब ये दोनों एटम है। तो अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि रेडियस किसका बड़ा होगा। अब आप खुद पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि सोडियम के बाद में मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम आता है पीरियड नंबर 3 के अंदर। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, तो एल्यूमिनियम का रेडियस कम होगा मैग्नीशियम के मुकाबले, तो मैग्नीशियम आपके मैक्सिमम रेडियस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को जेई और नीट में भी कई बार सवाल आएंगे और आप लोगों को इसे पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुरू करते हैं, बट पहले इतना देख लो और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करो। Cl नेगेटिव और Fe डाई पॉजिटिव, इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। तो देखें कैसे करेंगे। क्लोरीन का Z बाई ई कितना हो जाएगा, 17/17, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसमें प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, 1। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका Z बाई ई हो जाएगा 17/18 यानी 0.9 समथिंग, और आयरन का Z बाई ई हो जाएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो प्रोटॉन 26 एंड इलेक्ट्रॉन 24। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी 1.08। तब आप देखो ये वैल्यू आ गई। अब Z बाई ई जैसा कि आप लोग जानते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये उतनी छोटी होगी। तो Z बाई ई की वैल्यू सबसे बड़ी इसकी है, मतलब इसका रेडियस सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटा Fe डाई पॉजिटिव होगा। फिर उससे बड़ा ये है क्योंकि इसकी वैल्यू नेक्स्ट बड़ी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, और सबसे बड़ा रेडियस 0.9 होगा, यानी आपके Cl नेगेटिव का। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। तो आप इस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हो। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों। Z बाई ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बस ये गेम खेलो, आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। समझ में आता है इतना। चलिए आगे बढ़े।